खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। देश में एक तरफ 2021 में होने वाली जनगणना की तैयारी की जा रही है, वहीं एनआरसी को लेकर पूरे देश में माहौल गर्म है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर तीखे आरोप लगा रहे हैं। कोई इसे धर्म विशेष के खिलाफ बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि एनआरसी की देश को जरूरत है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या है एनआरसी और जनगणना से इसका क्या है संबंध। इन्हीं प्रश्नों के जवाब तलाशती देखी प्राइम टीवी की एक खास रिपोर्ट। नेशनल सिटीजन रजिस्टर यानी एनआरसी असम में रहने वाले भारतीय नागरिकों की पहचान के लिए बनाई गई एक सूची है, जिसका मकसद राज्य में अवैध रूप से रह रहे अप्रवासियों, खासकर बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करना है। इसकी पूरी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रही थी। इस प्रक्रिया के लिए 1986 में सिटीजनशिप एक्ट में संशोधन कर असम के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। इसके तहत रजिस्टर में उन लोगों के नाम शामिल किए गए हैं जो 25 मार्च 1971 के पहले असम के नागरिक हैं या उनके पूर्वज राज्य में रहते आए हैं। अभी तक तो एनआरसी केवल असम में लागू हुई थी, लेकिन इसे अब पूरे देश में लागू करने की योजना है। इसकी हामी अभी हाल ही में गृह मंत्री भर चुके हैं। सन 1951 की देश में पहली बार हुई जनगणना के दौरान एनआरसी बनाया गया था। इसमें गांव में रहने वाले लोगों का विवरण तैयार किया गया था। एनआरसी ने डेटा में व्यक्ति का नाम, आयु, पिता, पति का नाम, घर के पते के साथ आजीविका का साधन शामिल किया था। केंद्र सरकार ने 1951 की जनगणना के दौरान डिप्टी कमिश्नर और उप मंडल अधिकारियों को इस काम की जिम्मेदारी भी सौंपी थी। आपको बता दें कि जनगणना एक समान प्रक्रिया है जिसमें देश में रहने वाले लोगों की गिनती होती है। वहीं एनआरसी में साबित करना पड़ता है कि आप देश के नागरिक हैं। 2021 की जनगणना के बाद जनता को एनआरसी में अपना नाम दर्ज करवाना होगा। इसके बाद ही वो देश के नागरिक बन पाएंगे। आइए अब आपको बताते हैं कि जनगणना क्यों और कब और कैसे होती है। जनगणना को अंग्रेजी में सेंसस कहते हैं। आजाद भारत में पहली जनगणना 1951 में हुई थी। उसके बाद से हर 10 साल में जनगणना होती है। जनगणना में लोगों की आर्थिक स्थिति, उनकी शिक्षा, घर और घरेलू सुविधाएं, जन्म दर, मृत्यु दर, भाषा, धर्म, जाति, अलग अलग इलाकों में पलायन जैसी कई जरूरी जानकारियां इकट्ठा की जाती हैं। इसमें टाइम तो लगता ही है, इसमें खर्च भी बहुत होता है, इसलिए 10 साल में एक बार जनगणना होती है। अब आपको बताते हैं कि जनगणना में क्या किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले सवाल तय किए जाते हैं, जैसे नाम, उम्र, लिंग, शिक्षा, कमाई, कमाई का जरिया बेसिक सवाल है। इसके अलावा और भी सवाल होते हैं। सवाल तय होने के बाद उन्हें फॉर्म्स के रूप में प्रिंट किया जाता है। सरकारी कर्मचारियों को चुना जाता है, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद ये कर्मचारी सवालों की पर्ची लेकर घर घर जाते हैं। घर वालों से पूछकर सवालों वाला फॉर्म भरते हैं, यानी जानकारियां इकट्ठा करते हैं। सेंसस ड्यूटी में लगे लोगों के पास एक अपॉइंटमेंट लेटर और आइडेंटिटी कार्ड होता है, जो इस बात का सबूत होता है कि वह जनगणना के काम से आपके घर आए हैं। आप उनसे उनकी आइडेंटिटी कार्ड दिखाने को कह सकते हैं। जनगणना के लिए हर घर से 2 फॉर्म भरे जाते हैं। इसमें सबसे पहले हाउसिंग सेंसस होता है। इसमें घर के उपयोग, पीने के पानी और शौचालय की उपलब्धता, बिजली, संपत्ति आदि से संबंधित सवाल होते हैं। इसके बाद राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर से संबंधित सवाल होते हैं। इस सेक्शन में भी कई जानकारियां मांगी जाती हैं। वहीं जनगणना में एक अहम सवाल डेटा सिक्योरिटी का भी है। बीते साल आधार डेटा की सुरक्षा पर काफी सवाल उठे थे। फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सरकार की कड़ी नजर है कि कहीं वो यूजर के डेटा का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। ऐसे में जनसंख्या के लिए जुटाए जा रहे डेटा की सिक्योरिटी को लेकर लोगों का चिंतित होना भी लाजमी है। सरकार के मुताबिक सेंसस डेटा पूरी तरह सीक्रेट होता है। इसे किसी भी सरकारी या प्राइवेट एजेंसी से शेयर नहीं किया जा सकता।
हालांकि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर से संबंधित कुछ जानकारियों का इस्तेमाल सरकार जांच आदि में कर सकती है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के फाइनल ड्राफ्ट के डेटाबेस का इस्तेमाल सिर्फ सरकार कर सकती है। फिलहाल देखना अहम होगा कि एनआरसी पर उठा बवाल कब तक खत्म होता है और केंद्र सरकार जनगणना और एनआरसी के बीच किस प्रकार से संतुलन बिठा पाती है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी इंडिया।